क्या टॉपिक आप कर रहे थे पिछली बार? आप पढ़ रहे थे राजा इतिहास। हाँ, राजाओं में आपने महीपत शाह ये टॉपिक तो किया नहीं था ना, बेसिक बेसिक बातें कर रहे थे इसकी। महीपत शाह से पहले, अच्छा, महीपत शाह राजा 1631 से 1634 के हुए। आप मुझे ये बताओ, इनसे पहले कौन राजा थे परमार में? हाँ, महीपत शाह से ठीक पहले जो राजा हुए वो श्याम शाह थे। और क्योंकि श्याम शाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उनके चाचा को राजा बनाना पड़ा, महीपत शाह को। और श्याम शाह राजा बने थे कब? 11 से लेके 1631। और श्याम शाह से पहले का राजा, श्याम शाह से पहले का राजा मानशाह हुआ। और मानशाह राजा कभी बने? 1591 से लेके 1611। और मानशाह से पहले का राजा कौन हुआ? बलभद्र शाह। और ये राजा कब हुए? 75 से 91। तो बलभद्र शाह के कितने बेटे थे? तब आपका आंसर होगा 2 बेटे। बलभद्र शाह के पहले बेटे का नाम क्या था? मानशाह। और बलभद्र शाह के दूसरे बेटे का नाम महीपत। तो महीपत शाह बेसिकली बलभद्र शाह का बेटा है, परंतु क्योंकि श्याम शाह का कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पीछे जाके उनको उसके चाचा को राजा बनाना पड़ा। उसके चाचा का नाम क्या था? महीपत शाह। आपने पिछली क्लासों में ये देखा कि जब महीपत शाह राजा हुए तो अपने साम्राज्य विस्तार के दौर में, अच्छी कहानी है महीपत शाह की, वो गढ़वाल के राजा बने। महीपत शाह राजा बनने के बाद उन्होंने पहला काम क्या किया? सरदापा राज्य पर आक्रमण किया, तिब्बत के राजाओं को पराजित किया। इसके अलावा अच्छी बात ये रही कि महीपत शाह वो पहला राजा है, परमार वंश का पहला राजा जो पश्चिम दिशा की तरफ जाता है। इधर सिरमौर हिमाचल प्रदेश की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ जाते हुए इस राजा ने सबसे पहले सिरमौर के राजा मनधाता प्रकाश को पराजित किया। या आप ऐसा कह सकते हैं कि सिरमौर के राजा की ये जो जमीन है, जिसको जौनसार भाबर कहते हैं, तो ये जमीन पहले सिरमौर के राजा की थी। ये पूरी जमीन महीपत शाह के सेनापति लोधी रिखोला ने छीन ली थी इनसे ना। इसके अलावा दिल्ली शाहजहां के साथ भी इसके थोड़े बहुत ही संबंध रहे। 31 से 34 आपने देखा इसने लोधी रिखोला की हत्या करवाई। लोधी रिखोला की हत्या करवाने के बाद मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि ये राजा मरना चाहता था, और मरने के लिए इसने कुमाऊं के राजा त्रिमल चंद पर आक्रमण कर दिया। और जब इसने कुमाऊं के राजा त्रिमल चंद पर आक्रमण किया तो त्रिमल चंद के साथ युद्ध लड़ते 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 वहां पर ये पराजित हुआ है ना। बस आपने कुछ पॉइंट नहीं इसके बारे में लिखे थे, कहानी तो पूरी कर दी थी। त्रिमल चंद जब राजा बना तो इसके शासनकाल में आपने क्या बातें लिखी है कि त्रिमल चंद शासक बना, तो आपने लिखा होगा कि दापा राज्य पर इसने आक्रमण किया। और दापा में जाकर के कौन सी प्रथा चलाई? रोटी सूची। चलो इसके नीचे पॉइंट लिख दो, फिर इस राजा की बात चलते हैं। दापा राज्य पर इसने आक्रमण करवा दिया। चलो, इसके एक सेनापति का नाम था, इसका एक सेनापति था, उसका नाम था लोधी रिखोला। इसका एक सेनापति हुआ, इसका नाम था लोधी रिखोला। इस लोधी रिखोला के नेतृत्व में पहली बार जब महीपत शाह राजा हुआ, तब पहली बार लोधी रिखोला के नेतृत्व में महीपत शाह की सेना ने सिरमौर राज्य को विजित किया। सिरमौर, सिरमौर किसको बोलते हैं? ये वाला जो पूरा का पूरा सिरमौर राज्य का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र जीत लिया। राजा महीपत शाह जिस समय राजा हुए तो महीपत शाह के शासनकाल में, महीपत शाह के शासनकाल में महीपत शाह के सेनापति लोधी रिखोला ने, महीपत शाह का एक सेनापति हुआ, उसका नाम था लोधी रिखोला। तो महीपत शाह के सेनापति लोधी रिखोला के नेतृत्व में इन्होंने सिरमौर राज्य का कुछ क्षेत्र विजित कर दिया, जीत लिया। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखना शाहजहां के साथ अच्छे संबंध या बेकार? बेकार, कटु संबंध। शाहजहां के साथ इसकी लड़ाई झगड़े की कहानियां आपने पिछली क्लास में पढ़ी। तो शाहजहां के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। शाहजहां के साथ इस राजा के कटु संबंध होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राजा ने क्या किया? तो राजा महीपत शाह ने दापा राज्य पर आक्रमण किया। दापा पर आक्रमण करने के बाद जब ये दापा गए
वहां के राजाओं को पराजित किया। उस बीच में रोटी सूची नाम की प्रथा चलाई थी। फिर वहां से वापस आने के बाद इसका एक आदमी, महिपत शाह का एक आदमी जिसका नाम था लोधी रिखोला, उस लोधी रिखोला ने ये जो सिरमौर वाला क्षेत्र था, ये सिरमौर वाला क्षेत्र जीत लिया था सारा का सारा, है ना। ये लोधी रिखोला ने जीता। लेकिन उसके नीचे आप लिखो, कल आपने कहानी पढ़ी थी, किंतु इसके बावजूद महिपत शाह ने लोधी रिखोला की हत्या करवा दी। किंतु इसके बावजूद महिपत शाह ने लोधी रिखोला की हत्या करवाई। इसके बावजूद महिपत शाह ने लोधी रिखोला की हत्या करवाई। और फिर वो सीक्वेंस में कहानियां जुड़ी हुई है ना। लोधी रिखोला की हत्या करवाई और क्या किया, नागा साधुओं की हत्या की। नागा साधुओं की हत्या की, नागा साधुओं की हत्या की। भरत मंदिर मूर्ति की आंखें निकलवाई। भरत मंदिर मूर्ति की आंखें निकलवाई। भरत मंदिर मूर्ति की आंखें निकलवाई। 1634 में त्रिमल चंद के साथ लड़ते हुए, 1634 त्रिमल चंद के साथ लड़ते हुए, 1634 त्रिमल चंद के साथ लड़ते हुए महिपत शाह की मृत्यु हुई। महिपत शाह की मृत्यु हुई। श्याम शाह के बाद का राजा था महिपत शाह। 1634 में वो कुमाऊं के राजा त्रिमल चंद के साथ युद्ध करते करते उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब महिपत शाह वो त्रिमल चंद के साथ लड़ा तो उसके साथ लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई 1634 में। अपने पूरे टाइम पीरियड के दौरान अगर आप समराइज करोगे महिपत शाह को, तो कुछ बातें आप महिपत शाह के बारे में है जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे महिपत शाह नाम का ये जो राजा है, इसका जब बाद में इतिहास लिखा गया, इसका जब विवरण किया गया, तो मोला राम नाम सुना आपने, चित्रकार, इतिहासकार, कवि, जो भी कह दो उसको, वो मोला राम नाम का जो आदमी था वो भी परमार वंश के राजाओं का इतिहास लिखता है। जब मोला राम ने परमार वंश के राजाओं का इतिहास लिखा तो मोला राम ने महिपत शाह के लिए एक शब्द लिखा है, गर्व ना, ऐसा एक राजा लिखा है, महाप्रचंड भुजदंड। महाप्रचंड ये एक नाम है जो किसके लिए यूज किया गया, महिपत शाह के लिए। कौन कर रहा है ये नाम यूज, मोला राम। इसी प्रकार से जो मुगल इतिहासकार हैं, दिल्ली में बैठे हुए जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जब हमारा इतिहास लिखा तो मुगल इतिहासकारों ने हमारा इतिहास लिखते समय ये लिख दिया कि गढ़वाल का जो राजा है वो अक्कड़ है। अक्खड़ का मतलब जिसको तोड़ ना पाए। तो इसी महिपत शाह को मोला राम ने महाप्रचंड भुजदंड ऐसा नाम दे दिया। और इसी मोला राम को मुगल इतिहासकारों ने अक्खड़ राजा ये नाम दे दिया। जबकि इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसे गर्वभंजक शासक ऐसा भी नाम दिया गया है। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये एक ऐसा राजा हुआ जिस पर हमें खूब गर्व करना चाहिए। मतलब कि गर्वभंजक किसे कहते हैं, गर्वभंजक शासक, तो राजा महिपत शाह। और इसके साथ ही अगर आप देखिए एक राजा और, उसका नाम था मान शाह। ये परमार वंश के वो राजा होते हैं जिन्हें गर्वभंजक शासक ऐसा माना जाता है। गर्वभंजक मतलब कि इन पर हम गर्व कर सकते हैं, खूब सारा गर्व कर सकते हैं। तो इन राजाओं को, महिपत शाह को और मान शाह को गर्वभंजक शासक कहा गया। क्यों भाई, कि जब वो राजा बने तो राजा बनने के बाद वो देखो किधर चारों तरफ अपने राज्य को कहा कि आक्रमण करो, तो चारों दिशाओं में उन्होंने आक्रमण किए, अपने विजय अभियान चलाए। उनके विजय अभियान और आक्रमणों के कारण इन राजाओं को गर्वभंजक सा नाम दिया गया, गर्वभंजक शासक। कुछ थ्योरीज ऐसी भी चलेंगे, अभी यूट्यूब पे भी देखोगे, कुछ कुछ किताबों में भी ऐसी वाली थ्योरी भी है। ये पढ़ने वाले हैं तुम्हारी क्लास में कई बच्चे होंगे जिन्होंने ये भी पढ़ा होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है। गर्वभंजक अगर यहाँ का लिखा है तो फिर माधो सिंह भंडारी हो जाता है, और लास्ट में ना लिखा है
तो ऐसा हो जाता, ये सभी है ये कथा। तो ऐसे ही है, मतलब कि शुद्धि, तो शुद्धि मतलब ऐसे ही ना, मन रखने वाली बात की। अगर का हो गया तो तब नहीं नहीं नहीं, गर्भ भंजक होगा तो फिर माधो सिंह भंडारी होगा, और गर्भ ना होगा तो शुद्धि तो बोला है ना। गर्भ भंजक का मतलब एक ऐसा राजा जो चहु दिशा में विजय अभियान चलाता है। जैसे मानसा एक गर्भ भंजक शासक है, उसके ताम्रपत्रों में उसे गर्भ भंजक कहा गया है। ऐसे ही जब महिपत शाह की कहानियां लिखी गई तब भी उसे गर्भ भंजक शासक कहा गया। गर्भ भंजक एक टाइटल है, एक उपाधि है जो कई राजा धारण कर सकते हैं, पर गर्भ भंजक माधो सिंह भंडारी का ना वाली छोरी, थोड़ा उसको ऐसे ही साइड में ही रखना। एक शासक महिपत शाह जिसने अपने शासन काल में कई सारे विजय अभियान चलाए, तो इस वजह से महिपत शाह और मानसा जैसे राजाओं को गर्भ भंजक शासक की उपाधि दी गई। ठीक है। और वो जो माधो सिंह भंडारी है, वो माधो सिंह भंडारी लगभग काल्पनिक व्यक्ति ही है। अगर आप माधो सिंह भंडारी को देखें ना, तो उसके पृथ्वीपति शाह के जमाने लड़े गए युद्धों को यदि हटा दिया जाए तो उसकी अधिकांश कहानियां भाई काल्पनिक है, कि उसने अपने बेटे का सर काटा, ये काटा, वो काटा, किंवदंतियां ज्यादा है। तो ये आदमी ऐतिहासिक स्रोतों में कम आता है, माधो सिंह भंडारी। तो ऐसे आदमी को गर्भ भंजक कहते नहीं कहते, वो एक नॉर्मल सी बात है, उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना। पर इनके साथ ये नाम जुड़ा है कि एक राजा थे, उनका नाम था महिपत शाह। कुल मिला के स्टोरी पर आओ तो अब हमारे पास कहानी ये बनती कि यहाँ से राजाओं का दौर चला। बलभद्र शाह पहले राजा था, उसके बाद राजा बने मान शाह, फिर श्याम शाह। श्याम शाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए श्याम शाह के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? महिपत शाह। महिपत शाह का जो राजनीतिकरण है, जो राजनीति महिपत शाह ने करी, वो तुमको अच्छी लगी या बुरी आप अपने मन में सोचो, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे महिपत शाह ने एक तो सिरमौर के राजाओं के साथ दुश्मनी कर ली। आज तक कोई भी गढ़वाल का राजा इस तरफ नहीं गया था, ये गया और इसने सिरमौर के राजा की बहुत बड़ी जमीन छीन ली। सिरमौर के राजा का नाम क्या था? मनधाता प्रकाश। इसके अलावा महिपत शाह की राजनीति में दूसरी बुरी बात यह है कि इसने दिल्ली के राजा शाहजहां के साथ, दिल्ली के राजाओं के साथ जो अच्छे संबंध थे वो बिगाड़े। तो यहां दुश्मनी हो गई सिरमौर में, यहां दुश्मनी हो गई दिल्ली में। तीसरी बात, इसने कुमाऊं के जो चंद राजा है उनके साथ भी दुश्मनी कर ली। चंद राजाओं के साथ श्याम शाह के जमाने दोस्ती हो चुकी थी, वो रिश्ते भी खराब, यहां भी दुश्मनी। और दापा, उसके साथ तो मध्यकाल में खूब लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। तो जब राजा बना महिपत शाह, तो उसकी गलत बात ये कि उसने अपने साम्राज्य विस्तार के समय चारों दिशाओं में जहां भी आप देखोगे वहां उसने चारों तरफ दुश्मनी कर दी। उससे दिक्कत नहीं है, दुश्मनी करने के बाद मर गया जल्दी से। अगर लंबे समय तक दुश्मनी को निभाता तो भी बात थी, लेकिन 31 में राजा बना, 1634 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद फिर से गढ़वाल राज्य पर यह संकट था कि अब राजा किसको बनाए। श्याम शाह का बेटा था नहीं, तो उसके चाचा को बना दिया, चाचा था महिपत शाह। और महिपत शाह की मृत्यु हो जाने के बाद ये बड़ी दिक्कत हुई कि गढ़वाल की राजगद्दी पर किसे बैठाए। तो जैसे ही महिपत शाह की मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु होने के बाद जिस व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया गया उसका नाम था पृथ्वीपति शाह। लोग कहते हैं कि ये महिपत शाह का बेटा था, और एक्सपेक्टेड उम्र लोग बताते हैं कि इसकी उम्र बहुत छोटी थी। कोई कहता है 7 साल, कोई 5 साल, अधिकतम कोई 11 साल कह देता है। तो चलो 11 भी अगर मान के चले हम कि पृथ्वीपति शाह 11 साल की उम्र में राजा बना, तो 11 साल का बच्चा कैसे राज चलाएगा ना। तो अभी महिपत शाह की मृत्यु हुई, अगला राजा बनाओ पृथ्वीपति शाह। ये 1634 से लेकर और 1664 ईस्वी तक श्रीनगर की गद्दी पर रहेगा राजा पृथ्वीपति शाह। 1634 से 1664 ईस्वी तक पृथ्वीपति शाह परमार वंश के शासक हुए। क्योंकि 1634 में जब पृथ्वीपति शाह राजा बना, तो इसके राजा बनते समय इसकी उम्र थी कम। तो इसकी उम्र कम होने की वजह से यह डिसाइड किया गया कि जब तक ये बड़ा नहीं होता है तब तक इसका शासन इसकी मां संभालेगी। और इसकी मां का नाम क्या था? कर्णावती था। इसलिए पृथ्वीपति शाह की एक संरक्षिका बना दी गई, और इसकी संरक्षिका थी रानी कर्णावती। महारानी कर्णावती ने 1634 से लेकर 1640 तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनकर काम किया। इतने टाइम पीरियड में वो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। संरक्षिका क्या होता है? तो संरक्षिका वही होता है जो बाहुबली पिक्चर में शिवगामी देवी है। तो देख रहे तुमने बाहुबली पिक्चर, उसमें शिवगामी देवी देखे, राजमाता शिवगामी देवी, उसी को बोलते हैं संरक्षिका। कि जब तक बाहुबली और कटप्पा ना, दूसरे का नाम क्या होता? कटप्पा, तो भल्लादेव, हाँ भल्लादेव, और वो देव बड़ा ना हो जाए तब तक राजकाज कौन संभालेगा? भाई तब तक मैं संभालूंगी। जिस दिन बड़े हो जाएंगे उस दिन इनको राजा बना देंगे। सेम दैट गढ़वाल में भी यही व्यवस्था हुई।
कि भाई राजा तो पृथ्वीपति शाह है, जब तक पृथ्वीपति शाह बड़ा नहीं हो जाता तब तक शासन व्यवस्था मैं संभालूंगी। तो कौन है रानी तब तक? मेन कर्णावती। अब जरा एक स्टोरी वाला पार्ट समझो और उसके बाद इसको आगे करते हैं। ये उस समय का मान के चलो गढ़वाल राज्य है। गढ़वाल और कुमाऊं राज्य में अभी तक कहानी बहुत शांत चल रही थी, कोई खास बात थी नहीं। ये देखो, ये हमने गढ़वाल का टुकड़ा निकाल दिया। ये गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का राजा पृथ्वीपति शाह है, पर क्योंकि वो उम्र में छोटा है तो मैं उसका नाम लिख ही नहीं रहा। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ का शासन कौन संभाल रही है अभी? रानी कर्णावती। और कर्णावती के हस्बैंड का नाम क्या है? महिपत शाह। इनके हस्बैंड है ना, इनके हस्बैंड महिपत शाह ने ये जमीन जीत ली है। ये पूरी जमीन किसने जीती? ये लोधी रिखोला। लोधी रिखोला महिपत शाह का क्या है? सेनापति है। और ठीक इधर साइड चल जाओगे तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश का एक राज्य, क्या नाम है? सिरमौर। इस सिरमौर नाम के राज्य का राजा था मनधाता प्रकाश। तो जब राजा महिपत शाह हुए तो महिपत शाह के शासन काल में महिपत शाह ने लोधी रिखोला की मदद से सिरमौर के राजा मनधाता प्रकाश की बहुत सारी जमीन छीन ली थी। ये खासकर जौनसार भाबर, पहली बार जौनसार भाबर जो है वो गढ़वाल के अधीन आया इसी समय जब महिपत शाह राजा थे। क्या महिपत शाह ने दिल्ली के राजा के साथ बदतमीजी की थी? हाँ, करी थी। तो इसलिए दिल्ली का राजा भी महिपत शाह से थोड़ा सा दुश्मनी तो रखता ही था, थोड़ा सा उससे नफरत करता था। अब ये सारी कहानी थी। वो मर गया राजा महिपत शाह, और उसके मरने के बाद शासन व्यवस्था, गढ़वाल की सारी शासन व्यवस्था भाभी जी के हाथ में। देखो कौन शासन संभालेगा? यहाँ कर्णावती, यहाँ भाभी जी साहब। ये तो छोटू है तो अभी ना पृथ्वीपति शाह, वो अभी ऐसे कंची कुंची खेला गांव में, छुपन छुपाई, उसका रोल नहीं है अभी। छोटा बच्चा 5, 6, 7 साल का, उसको राजा है वो, लेकिन उसको क्या पता शासन कौन संभालेगा? कर्णावती। ठीक। और दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां। इस पूरी कहानी में जिस आदमी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो आदमी कौन था? सर, वो आदमी था मनधाता प्रकाश। अब ध्यान से आप कहानी सुनो, फिर लिख दोगे खुद ही। सबसे ज्यादा नुकसान मनधाता प्रकाश का हुआ। क्यों? क्योंकि मनधाता प्रकाश की ना ये पूरी जमीन, ये जमीन सिरमौर के राजा की थी जो गढ़वाल के राजाओं ने छीन ली। इसलिए जैसे ही महिपत शाह की मृत्यु हुई, महिपत शाह की मृत्यु होते ही मनधाता प्रकाश ने सीधा दिल्ली के राजा शाहजहां से मदद मांगी। सीधा फोन कर दिया वहां, हेलो भाजी प्रणाम, ऐसा तैसा पूरी बात हो गई। भाजी मैं कह रहा हूं मनधाता प्रकाश, हम है राजा सिरमौर के, मेरा एक पड़ोसी है उसका नाम महिपत शाह है, वो लोगों को गाली देता है। इसने कहा मेरे को मत बता, मेरे को बहुत दे रखी ना, याद है ना तुम्हें? उठा रही। उसने कहा भाई जी हमारा तो बहुत दे रखी है। भाई जी उसने हमारा राज्य, देखो हमारे राज्य की कुछ जमीन उसने छीन ली है, आप हमारी मदद करो। तो शाहजहां तो वैसे ही महिपत शाह पर आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि महिपत शाह के संबंध अच्छे थे नहीं शाहजहां पर। तो मनधाता प्रकाश ने जैसे ही मदद मांगी, उसने कहा सर हमारी हेल्प करो, तो शाहजहां तुरंत मान गया। शाहजहां ने अपने राज दरबार में कहा चलो चलो आक्रमण करते हैं। तो उसके राज दरबारियों ने सिखाया, सर एक बात सुनो, पहाड़ों पर युद्ध में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहाड़ का युद्ध हो ना तो जल्दी से नहीं जाना चाहिए। भाई पता चला हार गए तो पहाड़ में कभी गए नहीं है, पहली बार जाएंगे, धारा खाला और कैसे लड़ते हैं पता ही नहीं है। हमें तो मैदान में युद्ध लड़ने की आदत है, अब पहाड़ों में तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो लोगों ने कहा आपको जाना जरूरी थोड़ी है, तुम भारत के नवाब हो भाई, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, सेना भेज दो कहीं से। तो शाहजहां ने सिरमौर के राजा मनधाता प्रकाश को क्या कहा, ठीक है ओके हम आपकी मदद करेंगे, हम अपनी सेना भेज रहे हैं, तुम तैयार रहो। अब इसने क्या प्लान बनाया शाहजहां ने कि हम आक्रमण कर रहे हैं। क्यों आक्रमण कर रहे हैं? क्योंकि गढ़वाल का जो राजा था महिपत शाह, उसके साथ उसके भी संबंध अच्छे नहीं थे। फिर मनधाता प्रकाश ने बता दिया देखो भाई जीतने के चांस बहुत ज्यादा है, भाई साहब तो मर गए, भाभी जी है, राजा छोटू है, इस समय हम जीत सकते हैं इस राज्य को। तो शाहजहां ने प्लान बनाया। साल था 1635 और 1635 ईस्वी में ये देखो सिरमौर है ना, सिरमौर के आगे जाते हैं तो यहाँ पर कुल्लू, शिमला छोटे छोटे राज्य पड़ते हैं। आगे जाएंगे तो पंजाब के ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक राज्य था, उसका नाम था कांगड़ा। इस कांगड़ा नाम के राज्य में शाहजहां की रहती थी सेना। शाहजहां की जो सेना कांगड़ा में रहती थी, उस सेना का जो सूबेदार था यानी कि जो सेनापति था, उसका नाम था मिर्जा सूजा। इसको लोग नजावत खां भी कहते हैं, सुना होगा आपने नाम ना, नजावत खां। तो जैसे ही अब कहानी क्या हो गई कि गढ़वाल के राजा का नाम क्या था, महिपत शाह की मृत्यु जब हो गई तो गढ़वाल के राजा महिपत शाह ने सिरमौर के राजा मनधाता प्रकाश के राज्य का बड़ा हिस्सा जीत लिया था।
मंदाता प्रकाश इस जमीन को वापस प्राप्त करना चाहता था, पर उसके पास इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए उसने किससे मदद मांगी? शाहजहां से। शाहजहां मदद करने को तुरंत तैयार हो गया। क्यों भाई? क्योंकि महिपत शाह के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। शाहजहां ने कहा ओके ठीक है। शाहजहां ने तुरंत से क्या किया? 1635 ईस्वी में शाहजहां ने अपने ही फौजदार या अपना एक सेनापति मिर्जा सूजा, जो कहां का सेनापति था? कांगड़ा का, इसको कहा कि सूजा चलो सेना तैयार करो। सूजा ने कहा ठीक है सर, कितनी सेना तैयार करनी है? तो शाहजहां ने देखो क्या बोला इसको कि सूजा एक काम कर, 1 लाख की सेना तुम तैयार करो सबसे पहले। किसकी जिम्मेदारी है? मिर्जा सूजा। और न सिर्फ 1 लाख की सेना, उसको भी बोला मंदाता प्रकाश 1 लाख हम ला रहे, तेरे पास कितनी है? तो उसने कहा हो जाएंगे 20-30 हजार, तो हमारे भी हो जाएंगे, तो लगभग 1.5 लाख हो गए। इसके अलावा शाहजहां ने अन्य राजाओं से भी मदद मांगी, जम्मू कश्मीर से राजस्वरूप, राजरूप, गुलेर चंद, ऐसे कई राजाओं से उसने मदद मांगी। और कई सारे राजाओं की जब मदद मांगी तो लगभग 2 लाख की सेना जो है यहाँ तैयार हो गई। फिर शाहजहां ने इसको बोला मिर्जा सूजा आप हो सेनापति, ये 2 लाख की सेना लेकर के सिरमौर पहुंचो, और सिरमौर में आपको मंदाता भैया मिलेंगे, जैसा मंदाता कहेगा तो जैसा उसका मन होगा करते रहना। फिर मिर्जा सूजा अपनी 2 लाख की सेना के साथ यहाँ पहुंचा सिरमौर। सिरमौर में किससे मिला? राजा मंदाता प्रकाश। इस समय गढ़वाल का राजा कौन था? वो क्रिकेट खेलने जा रखा, तो जो गढ़वाल का राजा था तो क्या पृथ्वीपति 7-8 साल का, तो क्रिकेट खेलने जा रखा, भेजेंगे उसको युद्ध के मैदान में ना? क्यों? बच्चा है तो क्या हुआ? तो बच्चा है तो अकबर भी था बच्चा, 14 साल में लड़ रहा था। इसको इसलिए नहीं भेजेंगे कि अगर तू मर गया तो खत्म हो गया ये वंश, तक सीधा अगला वंश पढ़ना पड़ेगा। पीछे से तेरे सब मर गए इनके परिवार में, बस इतना रखो ध्यान। इसके चाचा, बड़ा, नाना, मामा, अकेला है ये बचा हुआ। श्याम शाह की मृत्यु हुई तो कोई राजा बनने लायक था नहीं, तो श्याम शाह की मृत्यु में किसको बना दिया? उसके चाचा को, महिपत शाह को। अब चाचा भी गया, अब ये अकेला बचा हुआ था राजा का उत्तराधिकारी, इसलिए इसको बोला कि बस तू मरना मत, बाकी तू जो मर्जी कर। तो इसको तो युद्ध में भेज नहीं सकते। इस समय गढ़वाल पर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि गढ़वाल का राजा एक छोटा बच्चा है। और उसी समय 2 लाख की सेना लेकर के मिर्जा सूजा यहाँ पहुंचा सिरमौर राज्य पर। खबर पहुंची रानी के पास, कर्णावती। डिसीजन किसको लेने थे? रानी को। तो कर्णावती ने कहा डरो मत, कोई बात नहीं, वो 2 लाख है, हमारे भी 20-30 हजार तो हैं, और हम तो पावरफुल है। वैसे भी पहाड़ों में देखो, जब लड़ाई होती है पहाड़ों में तो हमेशा फायदा होगा पहाड़ के राजा का, क्योंकि हम लड़ते समय कहाँ रहेंगे? ऊपर। तुम्हारे बचपन में लड़ाई हुई होगी भाई बहनों में, तो कौन भाई बहन जीत में रहेगा? जो ऊपर रहेगा। और जो नीचे दब रखा तो लग रहे उसके मुख का, तो जो ऊपर रहेगा उसका फायदा है। तो हम हमेशा ऊपर रहते। तो रानी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सेना भेज दी। फटाफट से रानी कर्णावती ने अपनी पूरी सेना यहाँ लगा दी। देखो जौनसार में लाइन से खड़े हो जाओ। और जो लड़ने की टेक्निक थी कि गढ़वाल राजाओं की, यहाँ से गढ़वाल की सेना गई जौनसार बाबर में ऐसे खड़ी हो गई। उधर से पहली बार 1635 ना, ये पहला साल है जब हमारी लड़ाई मुगलों से हो रही है। ऐसा नहीं कि हम लड़े नहीं इससे पहले, पर इससे पहले लड़ाई कैसे? गढ़वाल वाले की किससे? कुमाऊं वाले से। कुमाऊं वाला भी पहाड़ी, गढ़वाल वाला भी पहाड़ी। उसके लड़ने का स्टाइल भी वही कि जहां हार जाऊंगा दांत बुखारा, ये भी दांत बुखारा, ऐसा वाला ना। कैसे लड़ रहे? ढूंगा ढांगा, तलवार ऐसा लड़ रहे। तो अभी तक हम अपने जैसे राजाओं से लड़े थे, ये पहली बार था जब हमारी लड़ाई किसके साथ हो रही है? मिर्जा सूजा, मतलब दिल्ली की सेना के साथ, मुगल सेना। और मुगल सेना होती है सुव्यवस्थित, सुसज्जित, उनकी लड़ने की टेक्निक है। तो जैसे ही गढ़वाल की सेना यहाँ खड़ी हो गई, तो गढ़वाल की सेना मतलब कि कितने लोग हैं भाई सेना में? सर 20,000। तो गढ़वाल में हल्ला भी, आवाज भी मार देते थे, ए बाकी जैसे तुम पढ़ रहे ना, तुमको भी आवाज मारेंगे, चलो रे लड़ाई हो गई, 1-2 दिन लड़के आ जाओ। तो कोई ऐसे नहीं थे कि मतलब सारे के सारे अभ्यस्त सैनिक होंगे। 10-20 हजार सैनिक ऐसे हैं जो लड़ सकते हैं। बाकी जैसे गांव में चाचा तू तो जाए यार, चाचा तू भी चल जरा, थोड़ा हो करने को रहेगा वहां पे, कुछ तो करेगा, मतलब युद्ध में हल्ला तो करेगा। 10-20 हजार और भेज दिए क्या कि 30-40 हजार हो गए। इतने देखो गढ़वाल राज्य के अंदर लोहा, आप देखते हैं ना, लोहा कम मात्रा में पाया जाता है, तांबा वगैरह तो मिल जाता है। तो लोहा कम है, इसलिए राजाओं के पास तलवार भी सीमित मात्रा में। मतलब ये मानो अगर 20,000 की सेना है तो 10,000 सैनिक ऐसे हैं जिनके पास तलवार है, और वो भी एक है, एक। उनको भी राजा का निर्देश है कि खोना मत इसको, लिमिटेड है ना। कोई दातरा लेके, ज्यादातर पत्थर वाले, डंडा डूंडा लेके कि देख लेंगे फील्ड पर। ये हमारी सेना का हाल था। और कैसे होते सेना वाले लड़ने के लिए? सब एक लाइन से हो जाते खड़े। सबसे आगे हमारी सेना में सबसे फ्रंट पे कौन रहता? राजा। अब पीछे चलो रे, लाइन हो जाओ। लेकिन राजा चलते समय हर बार सैनिक मेरे बराबर चल रहा, चल पीछे, ना, राजा फ्रंट में चलता है, बिल्कुल ऐसा फ्रंट। तो उधर से कौन सी सेना आ रही? मुगलों की। मुगल कैसे लड़ते हैं? बाबर के जमाने से मुगलों ने युद्ध की क्या नीति अपनाई कि मुगल जब आते हैं तो उनके सबसे आगे ना, सबसे फ्रंट फुट में यहाँ रहते हैं तोप।
उनकी सबसे आगे तोप रहती है, तोप के पीछे चलते बंदूकधारी, जो बंदूक वाले, यहाँ बीच बीच से बंदूक भी निकाल रखी, सबसे फ्रंट में तोप, उसके पीछे रहते बंदूकधारी उनके उधर वालों के। बंदूकधारियों के पीछे फिर रहते हैं उनके घुड़सवार सैनिक, अब घुड़सवार के पीछे रहते हैं उनके पैदल सैनिक, फिर इसके पीछे रहते हैं उनके हाथी वाले सैनिक, और तब उनका राजा रहता लास्ट में। पढ़ा तुमने तुलगुमा पद्धति कहते हैं इसको। तो बाबर सबसे पीछे चलता है, अपने जैसे दो रखता और सेम मुकुट सेम कपड़ा, कभी यहाँ जा रहा पता ही नहीं चला राजा कौन है ना, तो उनके राजा का पता ही नहीं। हमारा वाला सबसे फ्रंट में है, तो हमारा वाला राजा, वहां से एक बंदूक चली नहीं कि युद्ध खत्म। हमारी युद्ध नीति गलत थी ना, राजा सबसे आगे, कोई चल पीछे कहाँ जा रहा वहां, कि मतलब जब पहली बंदूक आई ये लगे चित खत्म, युद्ध खत्म, राजा मरेगा युद्ध खत्म हो जाए, सैनिक कितने बचे हो, उनका राजा देखो तुलगुमा ऐसा चल रहा। फिर उनके पास मेन बात क्या, तोप, बंदूकें हैं उनके पास, बारूद, ऐसा हो बटन दबाओ निकलेगा, गोला दबाए। और हम ईरान है, इनका तोप पता ही नहीं था, हमारे राज्य वालों को तोप पता ही नहीं थी। अब कहते हैं 1635 ईस्वी में कांगड़ा के फौजदार मिर्जा सूजा के नेतृत्व में 2 लाख सैनिक पहुंचे सिरमौर, और सिरमौर पहुंच करके पहली बार मुगल सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। गढ़वाली सेना ने मोर्चा संभाला, ये देखो लाइन से खड़े हो गए, इनके प्लान बने यहाँ बैठ के तलवारें उठा करके कि सुनो जब कोई आएगा तो जैसे ही मैं उससे लड़ूंगा 4 आदमी पीछे से घेरना, पीछे से चक्कू मारना, ऐसा प्लानिंग बना रहे ना, जब आएगा मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा इधर की तरफ, तो तू पीछे से जाना, यहाँ पे मारना, यहाँ पे मारना, ऐसा प्लान बना रहे। और बैठ के और तलवार पलिया रखी क्या इन्होंने की, और वो आए नहीं रे, वो जो थे ना मुगल सैनिक, वो मुगल सैनिक आए, और ऐसा समझो कुछ कि जैसे ही मुगल सेना यहाँ पे पहुंची, इधर इस लाइन पर, यहीं पर मुगल सेना स्टॉप हो गई। अब हमारे वाले हो गई चुप, अब चुप रहो भाई, आने वाले हैं, बल्कि चुप हो गए सब, और ये आगे नहीं आए। यहाँ पर इनके जो तोप खाने थे, इन्होंने तोप खाने गुणा भाग कर दिए, अपने तोप खाने लगाने लगे, अब गुणा भाग दबाया, टक दबाया ये बटन, और तो निकला गोला ऊपर से ना ऊपर। ये पहली बार देख रहे इधर वाले, इन्होंने देखा ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं जब युद्ध बताओ मुगलों के साथ। और यहाँ बैठे और जैसे तोप खाना में जो भी गुणा भाग होगा, और टक दबाया इन्होंने ये बटन, और ये बटन दबाया तो निकला वहां से तोप का गोला। ये सोच रहे फुटबॉल है कि पहली बार देख रहे ना, इन्होंने क्या देखा कि गोला है, और जैसे वो गोला वहां से आया, तोप का गोला यहाँ गिरा, और यहाँ हो गई तबाही, बॉम्ब ब्लास्ट सीधा ना। अब यहाँ गढ़वाल की सेना असमंजस में, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना बारूद होता क्या है, देखा ही नहीं है कभी, आज तक देखा ही नहीं वो चीज। उन्होंने कहा भाई साहब ये हो क्या रहा, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ऊपर से गोला आ रहा, नीचे गिर रहा, सबके सब तबाह। इसके अलावा ये जो तोप वाले हैं उनके बीच बीच में बंदूक वाले भी हैं। अब हमारे राज्य वालों ने तो बंदूक भी नहीं देखी, तो जैसे ही कोई सैनिक उन पे ऐसा कर रहा बंदूक लेके, तो वो भी कर रहे थे अपनी तलवार से, सुधी ना, पता ही नहीं उनको, सोचा लड़ने का स्टाइल है बोलेगे ना, जैसे इधर से उसने किया वो भी कर रहा था कि बोले कुछ होता। अब उसने क्या किया, जो अंग्रेज उधर वाला है मुगल वाला, उसने फट दबाया बटन। अब सोचो तो मैं खड़ा यहाँ पे, अब मेरे बगल में एक आवाज, खट बटन दबा, इसके लगे चित्त आवाज आती क्या बंदूक में, वहां आएगी ना आवाज, ध्रम तो वहां होगा। एक आदमी मेरे बगल, हम दोनों खड़े हो रखे, अब उसने किया ऐसा, हमने भी किया ऐसा, ऐसा बटन दबाया, इसमें हुआ कुछ चित्त। अब इसको क्या हुआ रे भाई, आप सोचो ना, ऐसा मत सोचो कि जब हमें पता है कि बंदूक बंदूक कुछ होता है। ये यार मैं खड़े हो रखे, हम देख रहे सामने, वहां से कुछ भाई ने जो किया, मेरे को क्या मतलब, थोड़ी देर में आई बंदूक, गोली चुभी, इस पे चित्त हो गया। मैं यही सोच रहा कि ये जादूगर है रे। इन्होंने कहा गढ़वाल की सेना ने, उन्होंने कहा भाई जी भागो यहाँ से, जादूगर आया है। और सारी सेना भाग के रानी के पास पहुंच गई, श्रीनगर। उन्होंने कहा रानी जी जादूगर आए हैं, जीतेंगे तो कैसे, एक तो बड़े बड़े फुटबॉल ला रखी, ऐसे पेंगे ऊपर, जब नीचे गिर रहा तो तबाही मचा रहा, और एक वो ऐसा कर रहा और खत्म हो रहा आदमी, और हम भी कर रहे ऐसा, पर कुछ हो नहीं रहा, अब खत्म हो रहा, कुछ तो है, जादूगर है। तो रानी ने कहा ऐसे कैसे यार, जादूगर तो आज तक नहीं आए। तो सारी सेना भाग के वहां आ गई। तो जो मुगल सेना थी ना, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, मुगल सेना बहुत स्ट्रांग होकर के आगे बढ़ी। और ये देखो, ये जितनी जमीन थी ना, ये गढ़वाल के राजा ने जीती थी। मुगलों को ये पूरी जमीन जीतने में ना बस 1 दिन लगा। क्यों, ऐसे वाली बंदूक थी ना, अब ऐसा करो लोग भागो, भाई जी जिस पे ऐसा करो मर रहा वो, तो सब सेना भाग गई। तो देखो ये पूरा जौनसार भाबर का जो क्षेत्र था, वो 1 ही दिन में मुगलों ने जीत लिया। और ये पूरा क्षेत्र जीतने के बाद किसको दे दिया, मनदाता प्रकाश। उसके बाद ये जमीन मनदाता प्रकाश को दे दी। और कौन था उसका मेन आदमी, उसका साझा का नजावत खान। नजावत खान ने फोन किया, सर जीत गए, पूरी जमीन जीत गए, बताओ आगे क्या करना है। तो उसने कहा दे दे, ये जमीन उसको दे दी, ये जमीन उसको दी।
उसके बाद नजाबत खां इसको बोले जा तू निकल, अब हो गया ना तेरा काम, मिल गया, चलो निकलो, तो अंकल से बात करना जो भी है। उसके बाद नजाबत खां यहाँ से पैदल चलते चलते पहुंच गया देहरादून। अब दिल्ली के राजा शाहजहां कह रहा उसको, जो दिल्ली वाला राजा है, सुन ये बहुत अकड़ते हैं भाई, ये गढ़वाल वाले जो राजा है ना, ये बहुत अकड़ते, इनको इनकी अकड़ निकाल के आओ अभी, ऐसे ही मत आना वापिस, जीत गए आप ये वाली जमीन, ये जमीन तो आपने दे दी मंदाता प्रकाश, ये तो ये दी थी, लेकिन ये गढ़वाल के राजा बहुत अकड़ दिखाते हैं, चुप मत रहना, अब श्रीनगर जाओ, अब अगला आक्रमण करो श्रीनगर, और वहां तो वो राज्य भी आप जीत करके चले जाओ। तो अब जो नजाबत खां है वो यहां बैठ गया दिल्ली में, यहां दिल्ली में बल कहां बल देहरादून में, जो नजाबत खां है वो बैठ गया देहरादून के अंदर। और देहरादून से अब नजाबत खां ये प्लान बना रहा है कि कल सुबह निकलते हैं और अगला आक्रमण कहां करने की प्लानिंग है इनकी, श्रीनगर करने की प्लानिंग है। इतने में सारे सैनिक रानी के पास भागे, उन्होंने रानी को जाकर के बताई, रानी जी जादूगर है, ऐसा है तैसा है। तो रानी ने कहा एक काम करो देख के आते हैं। अब जैसे आज शाम को युद्ध खत्म हुआ, सारे सैनिक और नजाबत खां यहाँ देहरादून में बैठे हुए, तो इतने में शाम को ही रानी कर्णावती भी अपने सैनिकों के साथ यही आ गई देहरादून, खुद ही आ गई नीचे, और यहाँ आकर के उसने नजाबत खां से बात करी, और नजाबत खां ठीक ठाक ये सब ऐसा, मैं हूँ वो रानी जहाँ आप अटैक कर रहे हो ना, राजा तो कोई है नहीं, तो मैं यहाँ अटैक कर रही हूँ। तो अब दोनों का बातचीत चला। रानी कर्णावती ने नजाबत खां को कहा कि एक बात बता, क्यों आप हमारे राज्य पर क्यों अटैक करना चाहते हो? तो इसने कहा मुझे नहीं पता, हमारे राजा ने कहा। तो उसने कहा कॉन्फ्रेंस में ले उसको पूछ क्यों करना चाहते हैं। तो उसको फोन किया, तो शाहजहां ने कहा क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते कि तेरा हस्बैंड बहुत बदतमीजी बात करता ना, तेरा हस्बैंड कैसे गाली दे रहा था मेरे को, ऐसा तैसा, मारेगा पीटेगा, डीएवी कॉलेज में नहीं बोल रहा था। तो भाई ऐसे मैं भारत का राजा हूँ, मेरे से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? तो रानी ने कहा कि देखिए यार, अपने राजा को बोल सॉरी, हाँ सॉरी, हमारे राजा की तरफ से सॉरी, वैसे भी हमारा राजा मर गया है, आप खतरनाक हो, हम खत्म है भाई, यार रहने दो, मत करो हम पे अटैक। तो रानी कर्णावती ने नजाबत खां के सामने एक शर्त रखी, उसने कहा सुनो, अगर आप हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं करते हो तो हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, इस बात के आक्रमण ना करने के बदले हम आपको 3 लाख देंगे। भाई पूछ ले भाई अपने राजा से, बाकी करना है तो आ जाना कल सुबह, दिक्कत नहीं है, हम भी लड़ लेंगे, पर अगर भाई साहब ये है कि पूछ लो। तो उसी समय नजाबत खां ने अपने राजा को संदेश भिजवाया, कहा कि देखो सर, भाभी जी कह रही है कि हम तो अटैक मत करो, पहाड़ों में वैसे भी तुम्हें कई दिन हो जाएंगे युद्ध लड़ते लड़ते, अब वो कह रही कि 3 लाख रुपए, क्या करें, मान जाए ना माने? तो शाहजहां ने कहा कि कैसे कह रही, बोला एटीट्यूड में कह रही कि तमीज से कह रही? तो उसने कहा तमीज से कह रही है, सॉरी भी बोल रही है पति के लिए। तो शाहजहां ने कहा ठीक है, कहाँ लड़े पहाड़ों में, क्या मिलेगा हमको लड़के? शाहजहां ने कहा ठीक है नजाबत खां, एक काम करो, 3 लाख रुपए लो और वापिस आ जाओ, मत करो उस राज्य पर आक्रमण। तो नजाबत खां ने कहा ठीक है भाभी जी ये करो, लाओ 3 लाख। तो उसने कहा लाओ क्या, यहाँ पे ला रखी मैं तो ना, घर में है कि पैसे आऊंगी, थोड़ा व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें शर्त मंजूर है? तो नजाबत खां ने हाँ मंजूर है। तो रानी ने कहा ठीक है फिर ऐसा करो, एंजॉय करो अपना ना, मैं आ रही पैसे का जुगाड़ करके, तुम यहीं रहो। कहाँ पर है ये पूरी की पूरी सेना? देहरादून। तो रानी ने कहा अपना रहो, और गर्मियों का दिन चल रहा, मई और जून जैसे आजकल चल रहा। तो फिर रानी ने कहा ऐसा करो, अपना आराम से सहधारा जाओ, नहाओ धो मजा करो, यहाँ लो पूरा अपना घूम लो इधर, और दिल्ली में वैसे भी गर्मी। तो नजाबत खां ने भी सोचा सही बात है, दिल्ली में इतना गर्म स्थान और कौन उस गर्मी में रहेगा, तो वो यहीं रहने लग गए। नजाबत खां ने आधी से ज्यादा सेना वापस भेज दी, इनको भी भेज दिया मंदाता मुंदाता को, निकलो रे, अब सहधारा नहाने के लिए भी यही रहोगे, हम नहाएंगे, अब जाओ, इनको भी भगा दिया। और 2 लाख में कम से कम 1-1.5 लाख की सेना को वापस भेज दिया। अब काम क्या है हमारा यहाँ, पैसे ही तो लेके आने, 3 लाख रुपए ही तो लेके आने, बाकी सब सैनिकों को भेज दिया और बाकी सैनिक यहीं रहे। रानी कर्णावती जब देहरादून आई तो वापस जाते समय रानी कर्णावती वो मशीनें भी देखने लग गई, ये नजाबत दिखाना जा रहा, वो वाली दिखाना जो ऐसे वाली है जब, तो दिखाया रानी ने, देखो उसने नजाबत खां ने, ये देखो आंटी जी इसको बोलते बंदूक, ऐसे खोलते इसमें बारूद डालते, फिर ऐसे चलती बंदूक, घुगता घागता मारे, रानी ने भी मारे ना 1-2, तो मार के देखा। फिर दिखाए रानी को तोप दिखाई कि देखो इसमें ये पड़ता है, बारूद पड़ता है, तो ये सारी बातें रानी समझ गई। और उसके बाद कहते हैं रानी कर्णावती वापस चली गई श्रीनगर। जब रानी कर्णावती श्रीनगर रही तो 1 महीने तक ऐसे ही बहाना बना रही, डेली फोन करे कब आ रही, तो रानी ने कहा अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पूरा जून का महीना, इनको बोला तुमको क्या टेंशन हो रही ना, सहधारा नहाते रहो, क्या दिक्कत है। और जून का महीना ऐसे ही निकला। फिर कहते हैं जुलाई का महीना आया, जब जुलाई का महीना आया तो हमारे राज्य में मानसून आ गया, बारिश हो गई। और जब बारिश होती है तो बारिश में पूरे पहाड़ों का पानी कहाँ आ जाता है, देहरादून में, और सारा बारिश वाली अचानक से हुई बारिश आने पर जितना भी पहाड़ों में हुई बारिश, वो सारी बारिश का पानी देहरादून में नदियां बन करके, अब तो हमारे पास नहरें हैं, संसाधन है,
तब भी आप देखते हो बारिश में क्या हाल होता है देहरादून का, देखते हो पूरा का पूरा सड़कें भर जाती है। तो वो जो मुगल राजा यहाँ बैठे हुए थे देहरादून में, उनके तंबू में भी घुसा पानी। जब उनके तंबू में पानी घुसा तो तोप में भी पानी घुस गया, जितना बारूद, पटाखा सिल्ला हो गया उनका। पटाखा ही तो बारूद मतलब क्या होता, तो पटाखा, फिर सिल्ला हो गया तो सबका सब। और जैसे ही बरखा लगी, पटाखा सिल्ला हो गया, तब आई रानी अपनी फौज के साथ। और तब रानी ने कहा नजावत खां को, अब आ बेटा, अब तुम्हारा जादू कर दिया हमने भूस, अब होगी लड़ाई बराबर बराबर की ना। वो जो तुम्हारे पास मशीन है, वो मशीन, उसी से तो जीते थे तुम। और तब कहते हैं रानी कर्णावती ने नजावत खां और बाकी के जो मुगल सैनिक थे उनके साथ युद्ध किया। युद्ध क्या किया, पीटा बोलो उनको, भयंकर पीटा। अब पीटने के बाद फिर कहते हैं नजावत खां भाग खड़ा हुआ अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ, सीधा शाहजहां के दरबार में गया। फिर इतिहासकारों ने लिखा कि हमारी एक रानी थी जिसका नाम था कर्णावती, और उस रानी ने मुगल सेना के नाक और कान काटे, ऐसा लिखा इतिहासकारों ने लिखा ना, नाक और कान काटे। कैसे काटे बोले, चक्कू से काटे होंगे कि तलवार से, मतलब जिससे भी काटे, नाक और कान काट दिए बोले, ऐसा पकड़ा नाक और सब काट दिया उसका। फिर कहते हैं वो इतिहासकार, कटी हुई नाक के साथ शाहजहां दिल्ली के दरबार में उपस्थित हुआ और वहां उसके कान शाहजहां ने काटे बोले, ऐसा लिखते ना इतिहासकार में लिख देते हैं। अच्छा जैसे तुम्हारा नाक काट दे जो आज, ऐसा काट दो तुम्हारा कट, और उसके बाद बोलो तुमको जाओ दिल्ली, पहुंच पाओगे दिल्ली तक? अब नाक कट गया आदमी का, मर जाएगा वो तो ना। नाक कटना मतलब एक प्रकार का मुहावरा है। तो नाक कटने का मतलब कि एक रानी ने, मतलब एक रानी कर्णावती भाभी जी ने किसकी सेना को हरा दिया, भारत की महान सेना को। उस समय भारत की सबसे प्रतापी सेना कौन होगी, मुगलों की सेना। तो मुगल सबसे पावरफुल सेना होती थी, उसकी सेना को एक रानी ने, एक छोटी सी रानी ने पूरी मुगल सेना को हरा दिया। तो ऐसा कहते हैं ना, कटवा दी नाक बोले, तो ये है इसका मतलब कि रानी ने नाक काट दी। नाक काटने वाला सच में थोड़ी, ऐसा कौन होगा रानी की, इधर इधर नाक ला नाक ला, ऐसा कौन होगा? अब कौन है ऐसा कि जो दे रहा ले काट ले, कौन देगा तो ना। तो यहाँ नाक काटने का मतलब क्या हो गया कि मतलब एक छोटे से राज्य की छोटी सी रानी जो थी ना, उसने एक सेना को पराजित कर दिया, उसको कहते हैं ना। अब दूसरी बात सुनो, दूसरा बोलते कान भी काटे। कान काटने का मतलब क्या होता है, कान काटना एक मुहावरा है। कान काटना मतलब अनसुना करना, किसी चीज को अनसुना करना। क्या हुआ ना, नजावत खां जब यहाँ हारा तो उसके अधिकांश सैनिक तो मर चुके थे, कुछ ही सैनिक बचे हुए थे। नजावत खां भाग के गया शाहजहां के दरबार में, और शाहजहां बैठा है कुर्सी में, सामने बैठे हैं राज दरबारी। इतने में आ गया नजावत खां। अब शाहजहां खुशी खुशी, आ जाओ बधाई हो, आ जाओ नजावत खां, ला गए 3 लाख रुपए, आओ लाओ 3 लाख रुपए। हर वहां नजावत खां ने कहा सर 3 लाख तो नहीं मिले, और ऊपर से हम हार भी गए सर, बहुत हमारे सैनिक मारे गए हैं, हम 2-3 बचे हुए हैं, ऐसा तैसा। तो फिर शाहजहां क्या करेगा, अगर आप राजा है ना। शाहजहां ने क्या किया, नजावत खां को बोले इधर आ, क्या बोल रहा तू, काटा उसका गला, टांग दिया उसको पंखा पे, वही नजावत खां की हत्या कर दी। कोई तो वर्ल्ड कप जीत के आया जो वो जोर जोर से सुना रहा, चुपके से बोलता ये बात, मेरे कान में बोलता, सबके सामने बोल दिया कि एक रानी ने पराजित कर दिया, ऐसा वैसा करके बेइज्जती होती ना यार, हमारी सेना हार गई, किससे, रानी से। तो नजावत खां को तो उसने मार दिया। उसके बाद शाहजहां ने जब नजावत खां को मारा, वापिस राज दरबार में आया, तो मैं हूं शाहजहां और तुम है उसके बाद सारे राज दरबारी। उसके बाद तब शाहजहां ने एक एक करके पूछा, इसको पूछा छोटी को, क्या सुना तुमने, है ना, बंदूक हाथ पे रखे, बोला कुछ सुना तुमने? हाँ भाई, अभी एक आदमी आया था यहाँ दिल्ली से, वो उधर से देहरादून से, उसने कुछ बोला, तुमने कुछ सुना? जैसे किसी ने कहा हाँ जी सर मैंने सुना, धड़ मार दी उसकी गोली, ले। और सुना किसी ने? क्यों, इतिहास में लिखा जाएगा नहीं ये, और भाई किसी ने सुना? तो लोगों ने कहा पागल है कि हमने कुछ नहीं सुना। तो फिर शाहजहां ने कहा सुनो, कौन था जो रानी से हारा? तो लोगों ने कहा कौन है? हम कुछ कोई नहीं था। नहीं सर, हमारे राज्य की सेना हारी क्या वहां दिल्ली में, वहां देहरादून में? तो उन्होंने कहा पागल हो गया, कौन हारी? नजावत खां कौन था? उन्होंने कहा नजावत, तो तभी तो इसका नाम बदल दिया गया, मिर्जा सूजा कर दिया। बोला नजावत तो कोई हुआ ही नहीं इतिहास में। तो इसको बोलते कान काटना। सारे इतिहासकारों ने दिल्ली दरबार में, शाहजहां के दरबार में जो इतिहासकार बैठे थे, जो हर दिन की घटना लिखते थे, उन्होंने इस घटना से कान काट दिए, उन्होंने नहीं लिखा इस घटना को। क्यों? क्योंकि शाहजहां वहां पर एक एक की कॉपी में जा रहा था, दिखाना तो दिखा, नोट दिखा जरा, लिखा तो नहीं ना 1635 नजावत खान नाक कान कटे, लिखा तो नहीं, किसी ने नहीं लिखा। तो ये खबर बाहर कैसे निकलेगी? हम लिखेंगे पर हमारी बात पे थोड़ी विश्वास किया जाएगा, एक दूसरी जगह भी तो लिखा होना चाहिए। तो शाहजहां के दरबार में बैठा था एक फ्रांसीसी यात्री, उसका नाम था फ्रांसिस बर्नियर। तो फ्रांसिस बर्नियर ना फ्रेंच भाषा में लिखता था इतिहास, अब वो चुपचाप से बैठ के लिख रहा था लगातार,
कौन सी भाषा में? फ्रेंच। तो उसके पास भी गया शाहजहां, उसने कहा तूने लिखा? उसने कहा नहीं, माँ का कसम नहीं लिखा। ले पढ़ ले, पढ़ ले। लिख रखा उसने ना, पूरी घटना लिखी थी उसने, पर फ्रेंच में लिखी। उसने कहा देख तो कहीं लिखा है? तो शाहजहां भी स्टाइल कर रहा था, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन वो फ्रांसिस बर्नियर ने लिख दिया ना, तो ये घटना बाहर निकल आई। नहीं तो फिर इतिहास में इस घटना को दबा देते ना। वो दिल्ली के मुगल राजा, आगे शाहजहां के बाद अगला राजा औरंगजेब और बाकी के राजा, तो मिटा नहीं देंगे इस घटना को, खत्म कर देंगे। तो इतिहास को आगे कैरी करना वो भी एक मुश्किल काम होता है। पर जो भी है कहानी ये है कि जब पृथ्वीपति शाह राजा बना, तो उसके राजा बनते ही सबसे पहले उसकी एक संरक्षिका हुई, जिसका नाम क्या था? कर्णावती। और इसके शासनकाल में सबसे बड़ी बात क्या होती है? मुगल सेना ने, देखो पहला अटैक है ये, पहला आक्रमण जो भी हुआ। कौन हारा इस युद्ध में बताओ? मुगल सेना। कौन हारा? इसके बाद शाहजहां को ना नींद नहीं आने की। हालांकि इसने इतिहास में इस घटना को लिखने से रुकवा दिया, लेकिन अब शाहजहां को उसके दरबारी खूब परेशान करने लगे ना। डायरेक्ट नहीं बोलते लोग, पर इशारे कई होते हैं। जैसे शाहजहां के सामने जानबूझ के ऐसे कर देना, नाक कटाई बोले ना। शाहजहां को बुरा लग रहा, क्यों कर रहा? उसने कहा क्यों नहीं, ऐसे खुद भी हो रही सर ना। लगे उसके सामने एक रानी से शाहजहां हार गया भाई ना। कभी कोई कलूड़ ऐसा खुजा रहा जानबूझ के कि अबे भाई खत्म है। तो शाहजहां को पता तो है कि इतिहास में इस घटना का उल्लेख नहीं है, पर वो चुप नहीं बैठेगा। जहां उसे मौका मिले वो इस राज्य पर आक्रमण जरूर करना चाहेगा। तो 1635 ईस्वी में एक नई कहानी शुरू हो गई, जहां हमारे दिल्ली राज्य के साथ संबंध बिगड़ गए, खराब हो गए, अब अच्छे रिलेशन नहीं बचे। तो क्या कुछ प्रमुख कहानी आएंगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसके नोट्स बनाओ। क्या हुआ रानी कर्णावती के शासनकाल में? मैं सबसे पहली लाइन लिख रहा हूँ कि 1635 ईस्वी में पहला मुगल अटैक, मुगलों ने पहला आक्रमण किया। कहां? तब आपका आंसर होगा गढ़वाल पर। कुमाऊं पर नहीं है, कुमाऊं पर इससे कहीं पहले आक्रमण हो चुका होगा। ठीक है, 1635 ईस्वी में गढ़वाल राज्य पर पहला मुगल आक्रमण हुआ, प्रथम मुगल आक्रमण हुआ। दो तीन बातें लिख देते हैं। पहला पॉइंट आप लिखना, सिरमौर के शासक मनधाता प्रकाश ने मदद मांगी थी। किससे मदद मांगी थी? शाहजहां से। शाहजहां से मदद मांगी। जब शाहजहां से मदद मांगी, तब शाहजहां ने अपनी सेना भेजी। ये लो, मैं यहां से शाहजहां की सेना बना देते। शाहजहां की जो सेना थी, इस सेना में उसके सेनापति का नाम क्या था? तो आप कहेंगे नजावत खां था। नजावत खां का मूल नाम होता है मिर्जा सूजा। तो लो, मिर्जा सूजा या फिर नजावत खां के नेतृत्व में शाहजहां ने अपनी सेनापति नजावत खां या मिर्जा सूजा के नेतृत्व में देहरादून पर भेजी। फिर युद्ध हुआ, उसमें लंबी चौड़ी कहानियां। वर्षा ऋतु का इंतजार करा, रानी ने कूटनीति चली, राजनीति कूटनीति दिमाग का प्रयोग किया, और रानी ने वर्षा ऋतु का इंतजार किया कि जब बारिश का मौसम आ जाएगा तब देखेंगे। तो शाहजहां की सेना, सेनापति नजावत खां या मिर्जा सूजा, आप नीचे से पॉइंट लिखना। इस युद्ध में जो लड़ाई हुई, इस युद्ध में कर्णावती ने मुगल सेना को पराजित किया। इस युद्ध में ऐसा कहते हैं, रानी कर्णावती ने मुगल सेना को पराजित किया और उसके नाक कान काटे। उस सेना के नाक कान काट दिए, ऐसा कहते हैं, उस सेना के नाक कान काट दिए। इसलिए रानी कर्णावती को कौन सी रानी भी बोलते हैं? नाक कटी नहीं, नाक कटी थोड़ी, अपनी थोड़ी कटी, नाक काटी। नाक कटी, कटी मतलब अपनी कटी, अपनी थोड़ी कटी। नाक काटी रानी, वो रानी जिसने नाक काटी। ठीक है, नजावत खां या मुगल सेना को, रानी कर्णावती ने मुगल सेना को पराजित किया या नाक कान काट दिए, इसलिए इस रानी को नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाक काटी रानी। कब हुआ था ये लड़ाई झगड़ा? 1635 में। ठीक है, 1635 ईस्वी में ये सारा का सारा लड़ाई झगड़ा वाला प्रोसेस। और इस लड़ाई झगड़े के बाद रानी कर्णावती, उसने मतलब मुगल सेना के नाक कान काट दी। ये तो एक चलो बात उसके लिए जोड़ी गई है। फिर जब लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ तो रानी कर्णावती ने क्या किया? सारी लड़ाई झगड़ा खत्म होने के बाद अगले पॉइंट पे आप लिखना, 1635 में ही कर्णावती ने करनपुर नामक शहर स्थापित किया। ये करनपुर, ये की तो वही लड़ाई, ये की तो लगा था लड़ाई झगड़ा। तो करनपुर नामक शहर जो है रानी ने 1635 में स्थापित कर दिया। एक शहर बसाया अपने सैनिकों के लिए,
पूछा सैनिकों को, देखो ये पहली बार है जब ये देहरादून पहुंच रहे हैं। ये जो परमार वंश की सेना है वो पहली बार देहरादून पहुंची 1635 में। तब रानी ने सैनिकों को कहा, देखो भैया किसी को यहाँ अच्छा लग रहा है तो रह लो, ऑब्वियस है लोगों को अच्छा लगेगा, यहाँ उपजाऊ भूमि है, अच्छी जमीन है, मैदानी क्षेत्र है। तो कई सारे सैनिक यहीं रुक गए। तो उसके लिए रानी ने, कर्णावती ने अपने नाम पर एक शहर बसाया, उसका नाम रखा करणपुर। करणपुर में किसको रखेंगे? सैनिक लोगों को, आम लोग। और खुद रानी रहेगी राजपुर, राजपुर नगर, ये भी रानी ने स्थापित कर दिया। राजपुर है ना ऊपर पहाड़ों में, वहां रानी लोग रहेंगे। ऐसा थोड़ी सब साथ में ही रह रहे ना, रानी भी वहीं, सैनिक भी वहीं। शाम को आ रहे सैनिक, आंटी एक दाने टमाटर की दे दो, अच्छा नहीं लगता ना, प्याज खत्म हो गया। तो राजा लोग अलग रहेंगे, ऊपर राजपुर में रहते राजा लोग, और यहाँ रहते थे कौन? सैनिक, जो आम कर्मचारी है वो यहाँ रहेंगे। फिर राजपुर में तो दिक्कत है नहीं, वहाँ रिस्पना नाम की नदी बहती है, यहाँ दिक्कत थी, यहाँ पानी नहीं था। इन सैनिकों के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? तो रानी ने राजपुर नहर भी बनवाई, राजपुर नहर भी स्थापित करी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि स्थापित कुछ भी कर लो, मजेदार बात यह है कि रानी ने मुगलों के नाक कान काट दिए। मजा तो उसमें आया ना, रानी ने नाक कान काट दिए, मतलब कान काट दिए, नाक, चाहे नी भी काटे, चाहे बेइज्जती करी, चाहे झापड़ी मारी, तो मजा तो है। हमारी रानी ने और मुगल सेना के नाक कान काट दिए, भगा दिया इनको यहाँ से। और शाहजहां दिल्ली में बैठ करके वहां अलग परेशान। शाहजहां ने दोबारा इस राज्य पर आक्रमण करने का सोचा भी नहीं। अब वो बड़ा टेंशन में चले गया शाहजहां, यार बेइज्जती अलग हो गई। राह चलते जब भी कोई उसके सामने ऐसा करेगा, क्या जानबूझ के ना, किसी ने ऐसे भी किया तो वो बस उससे पूछता था, भाई जी सुना तुमने कुछ? तो लोगों ने कहा क्या, किसी ने ऐसे मजाक में भी कर रहा कोई, तो उसको बड़ा टेंशन रहता था, यार इतिहास में ये कहा जाएगा कि मुगल सेना जो है वो एक रानी ने उस सेना को पराजित कर दिया। परंतु इस घटना से प्रभाव ये होगा कि मुगलों ने हमारे राज्य पर जो आक्रमण किया उसमें जब रानी कर्णावती ने, कहते हैं, मुगल सेना के नाक कान काट दिए, तो उससे ये प्रभाव पड़ा कि जब तक 1640, 1650, 55 ना आ जाए, मुगलों ने दोबारा अटैक नहीं किया। तो ये भी ठीक है ना, कि मतलब तुम पर आक्रमण कर दो, ऐसा नाक कान काट दो बस। आज के बाद कोई तुम पे आक्रमण करेगा उसका नाक में दांत खा देना, बस नाक खा दो उसका, कच्चा काट दो नाक। नाक काटना तो अजीब, बेइज्जती भयंकर हो जाएगी ना। तो मुगलों ने ऐसा नहीं कि बदला लेने के लिए 36 में आए होंगे, 37 नहीं, देखो। और इससे रानी कर्णावती को एक अच्छा फायदा मिल गया। अच्छा फायदा ये मिला कि पृथ्वीपति शाह छोटा रहते समय किसी राज्य ने हम पर आक्रमण नहीं किया। फिर कहते 5-6 साल बाद जब पृथ्वीपति शाह 17-18 साल का हुआ, तब उसने शासन व्यवस्था को संभाला। और जब वो शासन व्यवस्था को संभालेगा तब तक राज्य बड़ा अटपटांग हो चुका होगा। कुछ अटपटांग हो या ना हो, पर इतना तो अटपटांग हो जाएगा, ये जो ब्लैक, क्या बोलते हैं इसको, रेड, ये रेड वाला पार्ट किसके पास चले गया? सिर में था किसका? गढ़वाल। तो अब लड़ाई रुकेगी नहीं, अब कॉन्टिन्यूअस लड़ाई आगे बढ़ती रही। ठीक है, तो कल की क्लास में इसको करते हैं राजा पृथ्वीपति शाह। आज इतना करो, चलो।